हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं आप सभी को क्लास 12 के बच्चों को बही खाता एवं लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर है 2 नए साझेदारों का प्रवेश, ये स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहली वीडियो में हम साझेदारी का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। आप उन्हें अच्छी तरीके से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए साझेदार का प्रवेश, यानी कि नए साझेदारों का प्रवेश। अभी हमने साझेदारी फर्म के बारे में पढ़ा है कि साझेदारी जो होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी कार्य को करने को कहा जाता है, जो वैध होता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो नया साझेदार जब प्रवेश लेता है, नया साझेदार साझेदारी फर्म में आता है, तो उसके लेखे कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार क्यों जरूरत पड़ती है और उनके क्या क्या अधिकार है और प्रवेश के समय क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश की जरूरत क्यों पड़ती है? नए साझेदार के प्रवेश की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे कि पहले से ही साझेदारी चली आ रही है तो उन्हें कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो वही सोचते हैं कि कहीं यदि किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से हमें पूंजी मिल जाए और उसे हम अपनी पार्टनरशिप में शामिल भी कर लें, जिससे कि हम पूंजी भी हासिल कर लेंगे और उससे कुछ कार्य भी ले लेंगे, तो इसलिए हम साझेदारों को प्रवेश देते हैं। ऐसे ही यदि किसी स्पेशल कार्य करने वाले की हमें ज़रूरत पड़ती है किसी फर्म में, तो हम उसे अपने लाभ में हिस्सा भी दे देते हैं और उससे अपने पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए हमें साझेदारी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि पुरानी साझेदारी चली आ रही है तो उसमें कोई साझेदार होता है, उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा काम लेना होता है, और कोई पूंजी वाला व्यक्ति हमें मिल जाए जो बढ़िया विश्वास वाला व्यक्ति है, तो उसे हम शामिल कर लेते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता है जो कि जिसकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और उसके आने से बिजनेस में हमारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चल पड़ता है, तो इसलिए हम नए साझेदार को प्रवेश दे देते हैं। तो ये था नए साझेदारों को प्रवेश देने के कारण। अब देखते हैं नए साझेदार के अधिकार। अब नए साझेदार फर्म में आया है तो उसे कुछ ना कुछ अधिकार तो जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे अधिकार? क्योंकि वह उस फर्म में जो आया है वह कुछ हासिल करने के लिए आता है, इसलिए उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वह उसमें हिस्सेदारी देता है, अपनी पूंजी देता है, गुडविल के पैसे देता है और एसेट्स वगैरह देता है, तो इसी वजह से उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि इसे अधिकार देते हैं फर्म में भविष्य के लाभों में हिस्सा। एक तो होता है नए फर्म के भविष्य में लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, क्योंकि भविष्य में उसे लाभ होगा तो उसका हिस्सा अवश्य पाएगा, क्योंकि वह पूंजी लगाता है, अपनी टेक्निक लगाता है, या जो भी कुछ साझेदारों के बीच में समझौता होता है उन्हें वह देता है। और फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और फर्म की जो संपत्ति होती है उसमें वह हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखता है, क्योंकि वह ये सब डिसाइड हो जाता है कि नए साझेदार अपनी संपत्तियों में, ये जो फर्म की संपत्तियां हैं यह सबकी मिली जुली होंगी, क्योंकि वह अपनी पूंजी लगाता है तो उनकी फर्म में संपत्तियों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए दो अधिकार उसे मिलते हैं। अब देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय समस्याएं। कुछ समस्याएं नए साझेदार के प्रवेश के समय आती हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे कि नए साझेदार की पूंजी, नया साझेदार पूंजी कितनी लाएगा, तो उसकी समस्या आती है। नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण, अब जो नया साझेदार आएगा उसे कितना लाभ मिलेगा और पुराने साझेदार जो है कितना लाभ का हिस्सा अपना कम करेंगे, तो वह सब प्रॉब्लम आती है। ख्याति का लेखा, जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, जो प्रसिद्धि होती है, गुडविल का मतलब होता है प्रसिद्धि, उसका लेखा भी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पुराने साझेदार हैं वह पहले से ही कार्य वहाँ पर करते आ रहे हैं, तो उन्हें उन्होंने कुछ नाम कमाया है, तो इस वजह से उसका लेखा भी करना जरूरी होता है। संपत्तियों एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, जो संपत्ति और दायित्व होते हैं उसका भी पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ संपत्तियों का रेट बढ़ता है, कुछ संपत्तियों का रेट घटता है, तो इसलिए संपत्तियों एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन
किया जाता है। अवितरित लाभों एवं हानियों का विभाजन, जो अवितरित जो बांटे नहीं गए हैं पुराने साझेदारों द्वारा, जो लाभ होते हैं या हानियां होते हैं या कोई अन्य रिजर्व होते हैं, तो उनका भी विभाजन किया जाना एक समस्या आती है। और पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन किस हिसाब से करना है वह भी हमारे सामने समस्या आती है। तो इन चीज़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इसमें रिवेल्युएशन अकाउंट बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट दोबारा से तैयार की जाती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो हमें जो है अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखना है और आगे आने वाली वीडियो को समझना है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।